मेंटल डिसीज मिर्गी या मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है और इससे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होता है। पार्किंसन, हाथ पैर कांपना और बॉडी मोशन स्लो हो जाता है, इससे मोटर नर्व प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग, इस रोग में हाथ पैर की संधियां बड़ी होने लगती हैं, पेशियां सही ढंग से कार्य नहीं करती और स्मृति धीरे धीरे क्षय होने लगती है। फेशियल मसल्स में मूवमेंट नहीं होता, जिसके कारण चेहरे पर प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता। प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को यह बीमारी थी। सिजोफ्रेनिया, इमोशन बढ़ जाता है, इसमें रोगी कल्पना जगत को वास्तविक जगत से ज़्यादा सत्य समझ पड़ता है, उन चीज़ों को महसूस करने लगता है जो आसपास नहीं होते या बिल्कुल मृग मरीचिका की तरह होती हैं। डिसलेक्सिया, इस रोग से रोगी व्यक्ति अक्षरों को नहीं पहचान पाता। उदाहरण, तारे जमीन पर फिल्माया गया। प्रोजेरिया, इस रोग से बच्चा शारीरिक रूप से बूढ़ा हो जाता है। उदाहरण, फिल्म में दर्शाया गया है। ब्राइटस रोग, यह रोग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जिसमें किडनी प्रभावित होती हैं। एमनेसिया, शॉर्ट मेमोरी लॉस, गजनी फिल्म में फिल्माया गया। मेडिकल संबंधी जांच उपकरण की शब्दावली, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें हृदय की गतिविधियों को मापा जाता है। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, इससे मस्तिष्क की क्रियाशीलता मापी जाती है। ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राफ, इसमें पेशियों की गतिशीलता पाई जाती है। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसमें एक्स-रे की जगह विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसमें साइड इफेक्ट संभावना बहुत ही कम होती है। एक्स-रे खोज विल्हेम कोनराड रोन्टगन, 1901 नोबेल पुरस्कार। आहार नाल के एक्स-रे लेने के पहले रोगी को बोरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है, जिससे इसका इमेज फोटोग्राफी प्लेट पर दिखता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, इसमें परश्रव्य ध्वनि के द्वारा इमेज या चित्र लिया जाता है। सोनोग्राफी, इको के माध्यम से प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है। ऑटो एनालाइजर, इसमें शरीर द्रव के संगठन का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच। एंजियोप्लास्टी, हृदय की पेशियों में रुधिर पहुंचाने वाले कोरोनरी आर्टरी में जमी कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए ऑपरेशन है। पेजमेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हृदय गति नियंत्रक। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, हृदय की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों को स्लाइड या टुकड़ों के रूप में देखा जा सकता है। इसमें गुर्दा पथरी की जांच की जाती है, इसमें असामान्य विकृति की जांच की जाती है। बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हृदय की पेशियों में रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी को जब कोलेस्ट्रॉल द्वारा पूर्णतः बंद कर दिया जाता है तो शरीर के अन्य भागों से रक्त वाहिनियाँ लाकर लगाई जाती हैं। जन्मजात रोग, आनुवंशिक बीमारियाँ, हीमोफीलिया, इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। वर्णांधता, इसे डाल्टन रोग भी कहते हैं, इस रोग में रोगी व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। रंजकहीनता, जब त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता है तो त्वचा एवं बाल सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इस रोग में रोगी व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाएं अपने सामान्य आकार गोलाकार से हटकर हंसिया के आकार सिकल शेप्ड की हो जाती हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम, कई गुणसूत्र ऑटोसोम, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। कई गुणसूत्र बाइजोड़े XX, यह वह गुणसूत्र जो कायिक शारीरिक निर्धारण भूमिका निश्चित करता है। लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी, मेल XY, फीमेल XX, लिंग निर्धारण में भूमिका सुनिश्चित करती हैं। पुरुष में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के परिवर्तन के आधार पर होने वाली आनुवंशिक बीमारियां। डाउन सिंड्रोम, इसमें मनुष्य के 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें मनुष्य के 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है।
बटाऊ सिंड्रोम। इस मनुष्य के 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। 21, 18, 23। उपरोक्त तीनों सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन के उदाहरण हैं। एलोसोम की संख्या परिवर्तन के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस रोग में नर के 23वें गुणसूत्र में XY के स्थान पर XXY हो जाता है, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिससे नर से मादा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका मुख्य कारण एक X गुणसूत्र का बढ़ना है। टर्नर सिंड्रोम। इस रोग में मादा के 23वें लिंग गुणसूत्र में XX के स्थान पर केवल X हो जाता है, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, जिससे मादा में नर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका मुख्य कारण एक X गुणसूत्र का कम होना है। विकासात्मक विकृति से उत्पन्न बीमारियां। पॉलीडेक्टाइली या हेक्साडेक्टाइली। हाथों में 5 उंगलियों के स्थान पर 6 हो जाती हैं। विटामिन। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन की प्राप्ति भोजन के माध्यम से बाह्य स्रोतों से की जाती है। इसे सहायक आहार कारक भी कहते हैं। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इन्हें रक्षात्मक कार्य भी कहते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में कैसिमिर फंक ने किया था। विटामिन के प्रकार। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन रासायनिक नाम। कमी से रोग प्रमुख स्रोत। ए रेटिनॉल। कमी से रक्त अंधी, जीरोप्थेल्मिया। स्रोत आम, पपीता, गाजर। बी कॉम्प्लेक्स। B1 थायमिन, बेरी, फलों के छिलके में। B2 राइबोफ्लेविन, छाला। B5 नायोसिन या नाइकोटिनोइड, पेलाग्रा। B6 पिरिडॉक्सिन, रक्ताल्पता। B12 साइनोकोब्लामिन, अनीमिया। C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, नींबू आंवला। D कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स, सूर्य का प्रकाश। E टोकोफेरॉल, स्टेरिलिटी, अंकुरित अनाज। K फिलोक्विनोन, ब्लड क्लॉटिंग, पालक। एस्केरिचिया कोली हमारे कोलन में उपस्थित रहता है, जो हमारे लिए B12 के का संश्लेषण करता है। विटामिन ए। प्राकृतिक नाम रेटिनॉल या कैरोटीन। वैज्ञानिक नाम एक्जीरोफाइटाल। स्रोत पीले फल जैसे पपीता, आम। पपीते में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन ए यकृत में संश्लेषित होता है। यह सुनहरा या स्वर्ण धान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कमी से रोग रक्त अंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। जीरोप्थेल्मिया, आँखों की रेटिना मोटी, अपारदर्शिता एवं कैरोटीन युक्त हो जाती है। विटामिन बी समूह। ये विटामिन समूह जल में घुलनशील होते हैं। इसके अंतर्गत 11 प्रकार के विटामिन आते हैं। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन। कमी से रोग बेरी। स्रोत यह बीज के छिलकों में पाया जाता है तथा पॉलिश रहित चावल में भी। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। कमी से रोग, इसकी कमी से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन B3 रासायनिक नाम निकोटिनामिड, नायासिन। कमी से रोग, कोशिकाओं में लकवा, पैरों में जलन, बालों का झड़ना। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। कमी से रोग पेलाग्रा होता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग एनीमिया, रक्ताल्पता। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटिन। कमी से रोग पक्षाघात, लकवा अंगों में। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। कमी से रोग पर्निशियस, एनीमिया, पांडु रोग। RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी, अपरिपक्वता व जीवन काल में कमी आती है। इस विटामिन में केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। फोलिक एसिड। विटामिन B9 RBCS परिपक्वन के लिए आवश्यक है। विटामिन C रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल। कमी से रोग स्कर्वी, दांत मसूड़ों से संबंधित। स्रोत खट्टे फल, आंवलों में सर्वाधिक, संतरा, नींबू।
यह विटामिन दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होती हैं। यह सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कमी से रोग, इस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है। युवाओं में इस विटामिन की कमी से कैल्शियम फास्फोरस का जमाव कम हो जाता है और हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। स्रोत सूर्य का प्रकाश, मक्खन, पनीर। यह विटामिन सूर्य प्रकाश से शरीर में संश्लेषित होता है, इसलिए इस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। इस क्रिया में त्वचा के अंदर संश्लेषित अर्गोस्ट्रायरॉल सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर विटामिन डी बनाता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कमी से रोग, मनुष्य नपुंसक हो जाता है। स्रोत अंकुरित चना। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनाल। कमी से रोग, इस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता। इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। यह आनुवंशिक रोग है। ब्रिटेन के राजघराने का आनुवंशिक रोग है, अतः इस रोग को रॉयल डिसीज भी कहते हैं। स्रोत हेमोरेज डिसीज। अकार्बनिक पोषक तत्व, ये शरीर का रचनात्मक तत्व कहलाता है। यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, साथ ही साथ शरीर के विकास में भी सहयोग देता है। निम्नलिखित प्रकार के कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, ये अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करते हैं। हृदय की धड़कन को संचालित करते हैं। ये रक्त के जमने में सहायक होता है। ये एंजाइम के स्रावित होने में सहायक तत्व हैं। स्रोत दूध एवं उससे बने वस्तुएं। हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल को छोड़कर अन्य अनाज, बाजरा, रागी, मक्का आदि। विकार कमी से अस्थियों का निर्माण ठीक से नहीं होता और मुंह में दांत विलंब से आते हैं। फास्फोरस, यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार का संतुलन ठीक रहता है। स्रोत मछली सर्वाधिक, दूध, मांस, हरी सब्जियां, अंडे का पीला भाग। आयोडीन, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे गॉइटर या घिंगा रोग कहते हैं। स्रोत आयोडीन युक्त नमक। लोहा, लौह के लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है। लौह की कमी से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। महिला फीमेल में Hb की मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर। पुरुष मेल में Hb की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। इंडिया में एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 20 मिलीग्राम लोहा आवश्यक है। स्रोत पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, कलेजी। सोडियम हार्ट बीट को संचालित करता है। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। स्रोत मांस, मछली, अंडा, नमक आदि। पोटेशियम, यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तंत्रिकाओं में आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है। स्रोत मांस, मछली, फल इत्यादि। पोषण। प्रत्येक जीव को अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को प्रभावी रूप में संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन ग्रहण प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जिसे पोषण कहते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, जीवन निर्वाह, ऊर्जा संरक्षण। विटामिन साल्ट वाटर, जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। संचित ऊर्जा के आधार पर वसा 9 > प्रोटीन 5 > कार्बस 4। ऑक्सीकरण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। खाद्य पदार्थ के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट C6H12O COONA का प्रयोग। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद यह सरलता में C6H12O6 ग्लूकोज। वसा फैट का अंतिम उत्पाद फैटी एसिड होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट यह CHO का यौगिक होता है। यह तुरंत ऊर्जादायक होता है, इस कारण दांतों को इसके घोल पिलाए जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 से 405 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से व्यक्ति दुबला तथा अधिकता से व्यक्ति मोटा हो जाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट फैट में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज C6H12O6 होता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड C12H22O11। पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड लैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज, किटिन। पॉलीसेकेराइड स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन।
ग्लूकोज यह तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं क्योंकि इसका पाचन नहीं केवल ऑक्सीकरण होता है। हमारा ब्रेन केवल ग्लूकोज को अवशोषित करता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, हनी शुगर, सुक्रोज पौधों में भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। माल्टोज बीजों की शर्करा, माल्ट शुगर, माइलेज, सुक्रोज गन्ना, चुकंदर, गाजर फलों की शर्करा, लैक्टोज दूध की शर्करा, मिल्क शुगर, स्टार्च पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। सेल्यूलोज प्लांट सेल की सेल वॉल की सेल्यूलोज से बनी होती हैं। काइटिन आर्थ्रोपोडा संघ के एनिमल में बाह्य कंकाल के रूप में पाया जाता है। उदाहरण कॉकरोच। ग्लाइकोजन एनिमल में संचित कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नोट हाइड्रोजनेशन में NI का उपयोग कर तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। उत्प्रेरक कैटालिसिस अभिक्रिया को धीमा या तीव्र करता है। वसा भी CHO से मिलकर बना होता है किंतु कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। वसा से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्रोत वनस्पति घी एवं तेल होता है। वसा त्वचा के नीचे एक परत में संचित होती है। वसा शरीर से ऊष्मा क्षय को रोकती है। वसा जल में घुलनशील होती है। वसा फैट जमा अवस्था सैचुरेटेड फैट जैसे नारियल तेल, सूर्यमुखी तेल। द्रव अवस्था अनसैचुरेटेड फैट जैसे जैतून तेल, मूंगफली। नोट संतृप्त वसा के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है जो ब्लड कैपिलरी में जमा होकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं तथा हाइपरटेंशन उत्पन्न करते हैं। इसलिए डॉक्टर हृदय रोगियों को सैचुरेटेड तेल खाने के लिए मना करते हैं। लहसुन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देते हैं। मधुमेह रोगियों को डॉक्टर वनस्पतिक तेल असंतृप्त वसा के सेवन की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम बनता है। वजन जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल व कोलेस्ट्रॉल है। इसका अंतिम उत्पाद फैटी एसिड होता है। प्रोटीन खोजकर्ता बर्जीलस एवं मल्डर। प्रोटीन CHON का यौगिक होता है। प्रोटीन को मानव जीवन की जीवन रेखा कहते हैं। प्रोटीन ऊतकों एवं कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त स्थिति में मरम्मत का कार्य करता है। मानव शरीर में लगभग 14% प्रोटीन होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। स्रोत दाल, सोयाबीन, अंडा, दूध प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। दलहनी पौधों के जड़ों में जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के संश्लेषण के कारण अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक 40 से 50% तक होती है। जरूरत पड़ने पर प्रोटीन से 1 ग्राम से 5 से 6 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य के बाल, नाखून, पशुओं के सींग, सांप के चूली आदि केराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं। जीव द्रव्य में प्रोटीन की मात्रा 7% होती है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होता है। प्रत्येक प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। इसेंशियल A8 इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है जो भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, बाहर से लिया जाता है। नॉन इसेंशियल A10 शरीर में निर्माण होता है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। सेमी इसेंशियल A02 हाँ भी नहीं भी। जीवों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले प्रोटीन। एग्जाम्पल प्रोटीन केराटिन प्रोटीन, बाल, नाखून, त्वचा, ऊन। केसिन प्रोटीन मिल्क दूध की सफ़ेद कारण, केरोटिन के कारण पीला रंग। ओसिन प्रोटीन बोन अस्थियाँ। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड रक्त। एल्बुमिन ग्लोबुलिन ब्लड प्लाज्मा में। फिब्रिनोजन एल्बुमिन प्रोटीन अंडे के सफ़ेद भाग पर। सेरीन प्रोटीन सिल्क रेशम। ग्लूटेनियन प्रोटीन वीट में भी। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड दैट कॉल्ड प्रोटीन AAA। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, ऑलमोस्ट 40 to 50%। मशरूम प्रोटीन तथा खनिज लवण स्पेशली पोटेशियम में से समृद्ध होता है। सर्वाधिक प्रोटीन दालों में होता है। मानव शरीर के तंत्र ज्ञात हो कि कई समान क्रियात्मक एवं संरचनात्मक कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं। कई समान क्रियात्मक एवं संरचनात्मक ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। कई समान कार्य करने वाले अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। कई समान तंत्र मिलकर एक
शरीर का निर्माण करते हैं। सेल, कोशिका, टिश्यू, ऊतक, ऑर्गन्स, अंग, सिस्टम, तंत्र, बॉडी, शरीर। मानव शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तंत्र पाए जाते हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र। पाचन तंत्र। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के रूप में लिए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल छोटे अणुओं में अपघटित या परिवर्तित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। आहार नलिका द्वारा आवश्यक भोजन की मात्रा के ग्रहण के बाद भोजन आमाशय में पहुंचती है और यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन क्रिया में एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंजाइम प्रोटीन होती हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। पाचन क्रिया में एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कार्यशील होता है। अधिक तापमान में प्रोटीन अक्रियाशील हो जाता है। पाचन क्रिया में भाग लेकर जटिल पोषक पदार्थ को सरल रचना में बदलते हैं। मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल। मुख, गुहा, ग्रासनली, आमाशय, आंत। मुख, गुहा, जीभ, तालू, दांत। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। संबंध पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय। पाचन तंत्र। माउथ, इसोफेगस, गॉल ब्लैडर, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, सेडेट, रेक्टम, अनस। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल। मुख, गुहा, बकल कैविटी, इसमें लार ग्रंथि, जीभ एवं दांत आते हैं। जीभ के द्वारा हमें भोज्य पदार्थ के स्वाद का अनुभव होता है। जीभ की अग्रभाग को मीठेपन की, उसके बाद पार्श्व भाग से नमकीन, उसके बाद पार्श्व भाग से खट्टे का एवं जीभ के आधार वाले भाग से कड़वेपन का अनुभव होता है। दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव शरीर का कठोरतम भाग इनेमल, जो दांत के सबसे बाहरी भाग पर पाई जाती है। मनुष्य को डाइफोडोंट कहा जाता है, क्योंकि इनके दांत दो बार आते हैं। प्रथम बार दूध के दांत तथा द्वितीय बार आता है जो स्थायी होता है। दूध के दांत की संख्या 20 होती है तथा स्थायी दांत की संख्या 32 होती है, अर्थात दूध एवं स्थायी दांत में 12 दांत का अंतर होता है। चार प्रकार के दांत होते हैं जो निम्न हैं: कृंतक, इंसिजर, काटने का कार्य करते हैं। रदनक, क्रिनियन, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। इसे अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। अग्र चवर्धक, प्रीमोलर, चबाने का कार्य करते हैं। चवर्धक, यह भी चबाने का कार्य करता है। नोट, हाथी के निकले दांत दोनों दांत कृंतक इंसाइजर होते हैं। द्वितीय ऊपरी कृदंत दांत होती हैं। खरगोश एवं चूहे का कृंतक दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जंगली सुअर का बाहर निकला हुआ दांत रदनक होते हैं। मांसाहारी पशुओं में रदनक दांत विकसित होते हैं। फेरिंगस, इसमें श्वसन तंत्र एवं आहार नाल दोनों का जुड़ाव होता है, जहाँ पर एपिग्लॉटिस पाई जाती हैं, जो खाने के दौरान श्वास नाल को बंद कर देता है, जिससे खाना फेफड़े में नहीं जा पाता। आमाशय, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जीव कोशिका, इस कोशिका से रेनिन, पेप्सिन एवं लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है। ऑब्जोमेटिक या पेरिटल सेल, इस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, जिसके कारण आमाशय का pH 1.5 हो जाता है। गोबलेट सेल या म्यूकस फिब्रियोलर सेल, इस कोशिका से म्यूसिन नामक पदार्थ निकलता है जो भोजन को लसलसा बनाता है। छोटी आंत यह 3 भाग में बटी होती हैं। पहला ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो सबसे छोटी होती है। दूसरा अग्र क्षुद्रांत 2.5 मीटर होता है। यकृत से आने वाले बाइल डक्ट तथा पेंक्रियास से आने वाले पेनक्राइस डक्ट डिओडिनम में खुलती हैं। क्षुद्रांत इलेनम 3.5 मीटर, जो सबसे लंबे होते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन एवं अवशोषण छोटी आंत में होता है, जबकि जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, बृहदांत, मलाशय। सीकम के एक सिरे पर एक अंगुली जैसे केचुए समान 2 इंच लंबी संरचना होती है, जिसका दूसरा सिरा बंद होता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक अवशोषी अंग
वेस्टिजिनल ऑर्गन्स हैं। मनुष्य अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता, परंतु पशुओं की पाचन क्रिया में यह सहायक होता है। सहायक या संबंध पाचक ग्रंथियाँ। आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आहार नाल की दीवारों में उपस्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथियाँ म्यूकस ग्लैंड्स। आमाशय की जीभ ग्रंथियाँ आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियाँ। आमाशय की जीभ ग्रंथियाँ रेनिन पेप्सिन लाइपेज। बाह्य पाचन ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ यकृत अग्नाशय। लार ग्रंथियाँ टाइलिन माल्टेज यकृत पितरस अग्नाशय ग्लूकान अल्फा कोशिका इंसुलिन बीटा कोशिका। सहायक या संबंध पाचक ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ यह 3 जोड़ी में होती हैं, जहाँ से लार मुख गुहा में आती है, जो मुख्य रूप से टाइलिन एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्रावण करता है। यह भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। अमाशय इसके जीभ कोशिका से रेनिन पेप्सिन एवं लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। अग्नाशय यह अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं, अर्थात मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। इसके लैंगरहैंस के द्वीप में अल्फा एवं बीटा कोशिका पाई जाती हैं, जिसके अल्फा कोशिका से ग्लूकान नामक हार्मोन तथा बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज मेलिटस रोग या मधुमेह रोग होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा 100 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। इसमें गाल ब्लैडर पित्ताशय पित्तरस का संग्रहण होता है। यकृत द्वारा पाचक एंजाइम को स्रावण नहीं किया जाता। यह विटामिन ए का संचयन एवं निर्माण करता है। अधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस लीवर क्षय रोग होता है। गाल स्टोन यकृत का एक पथरी रोग है, जो कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त जमाव के कारण होता है। लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। इसमें कुफर सेल पाई जाती हैं, जो भक्षकाणु का कार्य करता है। यह पर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और इसकी ब्रेकडाउन प्रक्रिया यहीं पर होती है और आरबीसी के ताप को नियंत्रित करते हैं। किंतु लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी इसका कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा भी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का पीछे का भाग संवेदनशील होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुँचता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होता है, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे होता है। इसकी मुख्य क्रियाएं पित्त का उत्पादन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन, एंजाइम स्रावण, ट्रिप्सिन, अग्नाशय, टाइलिन, लार ग्रंथि, पेप्सिन, आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, तो पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्य छोटी आंत में ही होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटक से ग्लूकोज निर्मित करता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र। मनुष्य एक उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक सुविकसित तंत्र होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। एंटियोलॉजी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन किया जाता है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे एवं भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं। कार्डेटस में हृदय कोश की स्थिति। मछली अर्थात मत्स्य समूह में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मेंढक अर्थात उभयचर जंतुओं में त्रिकोष्ठीय हृदय
युक्त त्रिकोण जंतु में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। सरीसृपों में अर्थात रेप्टाइल में अपूर्ण रूप से 4 कोष्ठी हृदय पाई जाती है, किंतु अपवास, घड़ियाल एवं मगरमच्छ में पूर्ण रूप से 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। पक्षी अर्थात एवियन समूह में चतुकोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। स्तनधारियों में भी 4 कोष्ठी हृदय पाई जाती हैं। इसके भाग 3 प्रकार के होते हैं: हृदय, रुधिर वाहिनियां, धमनी, शिरा, रुधिर ब्लड। हृदय स्थिति बाएं भाग में। हृदय के 4 भाग होते हैं: दायां आलिंद एवं दाहिनी लय के मध्य ट्रिकीपॉइड वाल्व तथा बाएं आलिंद एवं बाहिनी लय के मध्य बाइक्यूस्पाइड वाल्व होता है। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त का संचरण होता है। ब्लड का परिशोधन किडनी द्वारा होता है। ब्लड का शुद्धिकरण हृदय द्वारा होता है। हृदय में ब्लड के संचरण में 0.8 सेकंड तथा पूरे शरीर में 0.28 सेकंड लगता है। हृदय बीट बराबर 1 संकुचन सिस्टोल प्लस 1 शिथिलन। 1 मिनट में 72 से 80 हृदय स्पंदन। हार्ट बीट चाइल्ड 180 से 130। 1 मिनट में लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है, जिसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। हृदय के धड़कन में पहले दोनों आलिंद संकुचित होते हैं, उसके बाद दोनों नीला संकुचित होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर रुधिर दाब की माप एवं विशेष उपकरण द्वारा ली जाती है। एक सामान्य व्यक्ति का बीपी रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। हाइपरटेंशन 150 से प्रति 90 mmHg। 150 सिस्टोल, 90 डायस्टोल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय धड़कन की ग्राफी निरूपण खोज इन्थोवान ने किया था। हृदय धड़कन के लिए आवेग दायां आलिंद पर स्थित सिनो ऑरिकुलर और प्रारंभ होता है। इस कारण राइट ऑरिकल पहले लगता है। इसे पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस नोड द्वारा उत्पन्न आवेग बंडल ऑफ हिज द्वारा निलय पर पहुंचता है। जब वाल्व की स्थिति चेंज हो जाती है और वह दोनों निलय के सेप्टा पार कर जोड़ देता है, तो इस रोग को निलय पड़दोष, ब्लू बेबी तथा छिद्र कहते हैं। ब्लू बेबी डिसीज या हृदय छिद्र भ्रूणीय अवस्था में इंटरआर्टिकुलर सेप्टम में पाए जाने वाले छिद्र फोरामेन ओवल के नहीं भरने या बंद नहीं होने पर शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं। इसको ही ब्लू बेबी डिसीज कहा जाता है। उम्र के साथ हृदय धड़कन हार्ट बीट घटती जाती है, जिसके कारण रक्तदाब भी घटने लगती है। हृदय को धड़कनों के बीच आराम करता है तो 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन कहलाता है। हमारा हृदय प्रतिदिन 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगें उत्पन्न करती हैं। इन्हें पेसमेकर कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव हृदय लेफ्ट कार्डियो आर्मी, लेफ्ट सबलिमिनल आर्मी टू लेफ्ट लंग्स फ्रॉम लेफ्ट लंग्स डिसेंडिंग आर्टरी वाल्व इनोमेटी आर्टरी टू राइट लंग्स फ्रॉम अपर बॉडी सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी ट्रिकीपॉइड वाल्व पल्मिनरी वाल्व। रुधिर वाहिनियां, धमनी, इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पिसीरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अपवाद पल्मोनरी आर्टरी, अपवाद पल्मोनरी वेन, ये रक्त को हृदय में से आर्गन की ओर ले जाते हैं। ये ब्लड को आर्गन से हृदय की ओर ले जाते हैं। ऑक्सीजन युक्त एचबी के कारण लाल रंग के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होने के कारण बैगनी या नीले रंग के होते हैं। इसमें कपाट नहीं पाया जाता, इसमें कपाट पाया जाता है। यह शरीर की गहराई में स्थित होता है। यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। इसकी दीवारें मोटी एवं पेशीयुक्त होती हैं, लचीली एवं पतली होती हैं। इसकी आंतरिक गुहा सक्रिय होती है। इसकी आंतरिक गुहा चौड़ी होती है। यह खाली होने पर नहीं पिचकती है। यह खाली होने पर पिचक जाती है। जन्म की मृत्यु के बाद इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। जन्म की मृत्यु के बाद समस्त ब्लड इसमें पाया जाता है। रुधिर, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। शरीर में रुधिर की मात्रा कुल भार के 1/13 अर्थात शारीरिक भार का 7% होता है। स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड की पीएच मान 7.4 अर्थात हल्के क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका निर्माण मेसोडर्म
अवस्था में होता है। शरीर में वायु परिवहन के साथ ही साथ ताप का नियमन करता है या उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, रक्त ब्लड, रक्त प्लाज्मा 55%, रक्त कणिकाएं 45%, रक्त लसिका, रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकामय, कणिका रहित, कणिकामय एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, कणिका रहित, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लसिका तंत्र, लसिका तंत्र मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र के समानांतर लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। यह तंत्र रक्त नलिकाओं द्वारा ऊतकी अंगों के मध्य परिवहन करता है। रक्त नलिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसीएस, ब्लड प्लेटलेट्स अंतरकोशिकीय अवकाश में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट हृदय के दाब में के कारण वाहिकाओं में रुधिर बहता रहता है। जो कोशिकाओं से रुधिर प्लाज्मा रिसकर अंतरकोशिकीय अवकाश पर आ जाता है, जिसे लिम्फ कहते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, इस कारण इसे लिम्फोसाइट कहते हैं। लसिका कोशिकाओं और रुधिर में मध्यस्थ कार्य करता है। लिम्फ और ब्लड, यह रंगहीन तरल ऊतक हैं। ये गहरे लाल रंग का ऊतक हैं। आरबीसीएस नहीं पाया जाता है क्योंकि वह ठोस होता है। आरबीसीएस पाई जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्य मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। डब्ल्यूबीसीएस अधिक मात्रा में होता है, डब्ल्यूबीसीएस की मात्रा कम होती है। प्लाज्मा, इसमें रक्त का 60% भाग पाया जाता है। इसमें 90% पानी पाया जाता है। 3% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। 7% प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं: फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। शरीर के अंदर धमनी एवं सिरा में हिपेरिन नामक एंटीप्रोथ्राम्बिन प्रोटीन के कारण ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता। इसके कारण ही ब्लड तरल रूप में रहता है। रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। शिशु अवस्था में इसका निर्माण स्प्लीन एवं लीवर में तथा वयस्क में बोन मैरो से होता है, जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद प्लीहामीन का विनाश हो जाता है। इसके जीवन काल पूर्ण होने के बाद आरबीसी जिस स्थान पर मर जाते हैं उसे आरबीसीएस का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल रंग की दिखाई देती है। स्तनधारियों के ब्लड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अपवाद ऊँट एवं लामा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध बनाने को 250 गुना अधिक होता है। इस कारण बंद कमरे में सिगड़ी चलाने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मनुष्य में आरबीसी की संख्या, महिला फीमेल 13 से 14 ग्राम, 4.5 × 10⁶ CU प्रति एम। पुरुष मेल 14 से 15 ग्राम, 5.5 × 10⁶ CU प्रति एम। एचबी श्वसन के समय ऑक्सीग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो गहरे लाल रंग का होता है। पहाड़ी क्षेत्र में व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, जिसे पॉलीसिथेमिया कहते हैं। आरबीसी का आकार हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाता है, तो इस स्थिति को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है। कुत्ते में आरबीसी की जीवन अवधि सर्वाधिक 124 दिन होता है। सबसे बड़ा आरबीसी उभयचरों में होता है। सबसे छोटा आरबीसी कस्तूरी मृग में होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्बोसिल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। रोगी व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। रक्त के प्रति घन मिली में लगभग 8,000 कण पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उसे विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचाकर हानिकारक जीवाणुओं विषाणुओं का भक्षण करके शरीर का संक्रमण से रक्षा करता है। श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं: ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। यह 3 प्रकार की होती हैं: ईसोनोफिलिस, एसिडोफिलिस। एलर्जी एवं परजीवी के आक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये रक्षा करती हैं। न्यूट्रोफिलिस सर्वाधिक संख्या में, यह फेगोसाइट भक्षकाणु होता है। यह सर्वाधिक संख्या में होता है।
बेसोफिल सबसे कम संख्या में। एग्रोन्यूलोसाइट्स 2,005 के होते हैं। लिम्फोसाइट्स ये सबसे छोटे आकार में ये प्रतिरक्षी तंत्र का प्रमुख भाग होता है। ये 2 प्रकार की होती है। टी लिम्फोसाइट HIV संक्रमण, टी लिम्फोसाइट भी आक्रमण करते हैं। बी लिम्फोसाइट बी मोनोसाइट्स यह सबसे बड़े आकार की होती है। इसमें सफाई कोशिका भी होते हैं। नोट श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या सामान्य से अधिक होने पर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और श्वेत रुधिर रक्त कणिका की संख्या सामान्य से कम होने पर ल्यूकोपेनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट यह केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य जीवों में रक्त का थक्का जमाने का कार्य स्पिंडल सेल करती हैं। इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति मिलीलीटर रुधिर में होती है। रक्त समूह ब्लड समूह खोज करता लैंड स्टीनर ने रक्त समूह ए बी एंड ए बी की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, किंतु वो रक्त समूह की खोज डी क्रिस्टेलो एवं स्टर्ले ने किया। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एंटीजन ब्लड RBC में पाया जाता है। इसे कैपिटल A/B द्वारा शो किया जाता है। एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। इसे स्मॉल ab A/B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी जेनेटिक जेन ब्लड ग्रुप A एंटीजन A एंटीबॉडी A IO B hyper B AB एंटीबॉडी X जेनेटिक जेन IAIBO एंटीजन X एंटीबॉडी AB जेनेटिक जेन hyper ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पाए जाने पर पॉजिटिव RH फैक्टर अनुपस्थित में निगेटिव होता है। RH फैक्टर प्रेजेंट O+, A+, B+, AB+, RH फैक्टर एब्सेंट O-, A-, B-, AB-। RH फैक्टर को सर्वप्रथम रिसर्च नवंबर में देखा गया था। ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट रक्त थक्का से बचने के लिए सोडियम डेक्सट्रोज मिलाकर रखते हैं और तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे 40 से 60 दिन तक रखा जा सकता है। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, जबकि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव सर्वदाता होता है, क्योंकि एंटीजन नहीं पाया जाता। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इसी कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता था। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त दिया जा सकता है। समूह निर्धारण। रक्त समूह ABO जीनोटाइप IAIB IOIO IAIB IAIO IBIO IAIO IBIO संभावित रक्त समूह AB IAO IBO IBIO ब्लड ग्रुप AB IA/IAIO IB/IBIO IAIO IBIBIO मतलब मल्टी कर दें IAIB IAIB IAIBIO IAIBIO संभावित रक्त समूह AB बराबर 9/16, A बराबर 3/16, B बराबर 3/16, O बराबर 1/16। माता पिता का रक्त समूह बच्चे में संभावित रक्त समूह, बच्चे में असंभावित रक्त समूह O है तो बच्चे में संभावित O ही रहेगा। बच्चों में असंभावित AB नहीं होगा। O A है तो माता का O पिता का A, तो O या A हो सकता है। B या AB नहीं होगा। OB है तो OB होगा, A या AB नहीं होगा। O AB है तो AB हो सकता है, OB हो सकता है, AB हो सकता है। A है तो A होगा, A और O हो सकता है। B और AB नहीं होगा। A और AB है तो AB हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है। A और AB है तो A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है। O असंभव। B है तो B होगा और O। A या AB असंभव। B और AB है तो A होगा, B होगा, AB A होगा, B होगा, AB होगा,
वो नहीं हो सकते। ए बी है तो ए बी ए होगा, बी होगा ए बी होगा, वो नहीं हो सकता। अन्य तथ्य: रक्त कथक का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर का वायु के संपर्क में आने पर रुधिर का जमाव होना ही ब्लड क्लॉटिंग या रक्त या कथक का जमना कहलाता है। इसके लिए कैल्शियम आयन एवं विटामिन के सहायक होता है। प्रतिस्पंदन पदार्थ जो रुधिर को वाहिनियों के अंदर रुधिर को थक्का जमने से बचाते हैं उसे प्रतिस्पंदक कहते हैं। मनुष्य में हिपेरिन नामक तथा जोंक में हिरुडिन नामक प्रतिस्पंदक पाया जाता है। मनुष्य के हिपेरिन नामक प्रतिस्पंदक यकृत के विसोफिल कोशिकाओं में होता है। IDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड यह कृत्रिम प्रतिस्पंदक होता है जिसका प्रयोग पैथोलॉजी एवं प्रयोगशाला में रुधिर को थक्का जमने से बचाने के लिए किया जाता है। रक्त संबंधित रोग: एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फोटोलिसिस RH फैक्टर से संबंधित बीमारी है जो कि इसमें प्राय शिशु के पैदा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी तब होती है जब पुरुष का रक्त RH+ हो तथा महिला का रक्त RH- हो। जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है। एनीमिया रक्त अल्पता: जब शरीर में रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो यह दशा एनीमिया कहलाती है। इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्तता हो जाती है। यह दशा आयरन, विटामिन B12 तथा विटामिन C की कमी एवं जीन में असंतुलन के कारण पैदा होता है। B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया: रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं की कमी ल्यूकोपीनिया कहलाता है। जबकि इसके अंतर्गत यदि आनुवंशिक कारण से प्रतिरक्षा तंत्र का विकास नहीं हो पाता है तो यह दशा सीवियर कंबाइंड हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी कहलाता है। ल्यूकोसाइट: रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या सामान्य से अधिक हो जाने पर प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता से अति संवेदनशीलता पैदा हो जाती है और यह दशा एलर्जी कहलाता है। WBC हिस्से में ईसोनोफिल्स का बढ़ जाना है ईसोनोफिल्स कहलाता है। एलर्जी के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले एंटीहिस्टामिन के अंतर्गत आते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर: इसे सामान्यतः ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अनावश्यक व अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है परंतु ये श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करने में असमर्थ होता है। इससे प्रभावित अंग है बोन मैरो। हीमोफीलिया यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आनुवंशिक कारणों से रक्त थक्का नहीं जमता या देर से जमता है। इसके लिए उत्तरदायी जीन केवल X गुणसूत्र पर संलग्न हो सकता है अतः इसे लिंग संलग्न लक्षण माना गया है। अतः यह बीमारी पुरुषों में तो प्रकट होती है किंतु महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्राप्त हुआ था अतः इसे शाही रोग या रॉयल डिसीज कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक बीमारी होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का आकार गोलाकार के बजाय हस्तियाकार हो जाती हैं जिससे रक्त परिवहन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उत्सर्जन तंत्र: हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने और आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने के लिए एक तंत्र पाई जाती है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव की उत्सर्जन अंग: वृक्क, किडनी, त्वचा, स्किन, फेफड़ा, आंत, यकृत। वृक्क मूत्र के रूप में, त्वचा पसीने के रूप में, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, आंत मल के रूप में, यकृत यूरिया के रूप में। उत्सर्जित पदार्थ निकालने के आधार पर जंतुओं के प्रकार: अमीनोटेलिक: इसमें उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है जो मोलस्का, यूनियो तथा समुद्री अकशेरुकी जीव में पाया जाता है। अमोनोटेलिक: इसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया होता है जो कि सर्वाधिक विषैले होता है। ये जलीय जंतु जैसे मछली में होता है। प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तारा मछली तक के जंतु इस श्रेणी में आते हैं। यह सबसे कम जल संरक्षण होता है। यूरियोटेलिक: इसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है जो स्तनधारी उभयचर केंचुआ एवं स्केरिस में पाया जाता है। यूरिकोटेलिक: इसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है जो सबसे कम विषैला एवं सर्वाधिक जल संरक्षण वाला होता है जो सरीसृप पक्षियों एवं कीट समूह में पाया जाता है। सांप, छिपकली और पक्षियों में मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता जो अपना वजन कम करने के लिए प्रकृति निर्मित होते हैं लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता में मूत्राशय पाया जाता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी यूरिक, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी एवं एक मूत्राशय पाया जाता है। किडनी मुख्य रूप से नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है जो किडनी की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है और इसकी संख्या 10 लाख तक होती है और मनुष्य की दायां किडनी लीवर की उपस्थिति के कारण बायां की तुलना में कुछ नीचे होती है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण
आर्निथो चक्र द्वारा यकृत में होता है। डायलिसिस, जब किसी व्यक्ति के यूरिक खराब हो जाता है तो मशीन द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त से यूरिया को अलग करना डायलिसिस कहलाता है। नोट: एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या विसोप्रोटीन किडनी से जल का पुनः अवशोषण कर रक्त में वापस भेजता है। इसकी कमी से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी कहा जाता है। किडनी स्टोन, पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के जमाव के कारण होता है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन मूत्र में इसकी उपस्थिति गर्भावस्था को प्रदर्शित करता है। यूरिन का पीएच मान 6 होता है। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन की गंध में उपस्थित यूरिनाइट के कारण होता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाले औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। रक्त के परिशोधन फिल्ट्रेशन यूरिक या किडनी द्वारा, किंतु रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन हृदय द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका पीएच मान 6 होता है तथा पीले रंग का होता है। शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन सर्जन करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण यूरिक में पथरी बनती है। विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग कीट आर्थ्रोपोडा मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा, बेर पोरीफेरा संघ स्पंजों नलिका तंत्र द्वारा, झिंगो ग्लैंड क्रस्टेशियन कोक्सल ग्रंथियों द्वारा, एनेलिडा नेफ्रिडिया द्वारा, प्लेटीहेलमिन्थेस ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, एक कोशिकीय जंतु विसरण द्वारा, मोलस्का कीबर अंग द्वारा। कौन सा जीव यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जन करता है? श्वसन तंत्र। प्रत्येक जीव में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण एवं विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर से निर्मित गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया करने वाले तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। मनुष्य को श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। नासिका, शरीर में मुंह के अंदर छिद्र के रूप में पाई जाती है जिसे नासिका छिद्र कहते हैं, जिसके आगे नोजल चेंबर पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित क्रियाओं से होता है। यह ग्रसडी या नासा गुहा के पीछे खुलती है। स्वर यंत्र। फेरिंगस के निचले भाग पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जहाँ से ध्वनि उत्पादन होती है। ट्रेकिया, यह वक्ष गुहा में प्रवेश करते हैं। ट्रेकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं, जो आगे विभाजित होकर ब्रोंकियोलस का निर्माण करते हैं, फिर आगे फेफड़े में प्रवेश करती हैं। फेफड़ा, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा पाए जाते हैं जिसका रंग गुलाबी होता है। यह स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है बायां फेफड़ा की अपेक्षा। दायां फेफड़ा 3 पालियों एवं बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। फेफड़े के अंदर रुधिर वाहिकाओं का एक जाल फैला रहता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायफ्राम, वक्ष गुहा एवं उदर गुहा के बीच एक मोटी पेशी पाई जाती है जो फैलने एवं सिकुड़ने के कारण श्वास लेने एवं छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पसलियाँ, रिब्स, स्तनधारी वक्ष गुहा 12 जोड़ी पसलियों की एक बक्सनुमा संरचना में बंद होती है जिसका प्रमुख कार्य वक्ष गुहा के अंग, हृदय एवं फेफड़े को बचाता है। नोच, लिर्निक्स, आराकिया, ट्रेकिया, लंग्स डायग्राम। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भाषाओं में विभाजित किया जा सकता है। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन। आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैस, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। ऑक्सीजन का शरीर में आना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना ही बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन के 2 चरणों में पूर्ण होता है। श्वासोच्छ्वास, गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों द्वारा निश्चित रूप से वायु भरी तथा निकाली जाती है जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह सभी 2 चरणों में संपन्न होती है। निःश्वसन, जब पसलियाँ बाहर की ओर एक डायफ्राम से जुड़ जाती हैं तब वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है जिससे वातावरणीय ऑक्सीजन फेफड़े में प्रवेश करती है। यह क्रिया निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन द्वारा ली गई वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एवं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं।
उच्छ्वास जब पसलियाँ अंदर की ओर तथा डायफ्राम तन जाता है तब वक्षगुहा का आकार घट जाता है, जिसके कारण फेफड़े में उपस्थित वायु नासा छिद्र के माध्यम से वातावरण में छोड़ दी जाती है। उच्छ्वास के दौरान निकाली गई वायु 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। जब श्वासोच्छ्वास के दौरान फेफड़ों के वायु कोष्ठों में पहुंच जाती है और वायु कोष्ठ के चारों ओर महीन जाल उपस्थित रहते हैं। विसरण प्रसरण के आधार पर वायु कोष्ठ एवं रक्त के जाल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का परिवहन। गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर में के कोशिका तक पहुँचना तथा पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन। गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से संपन्न होता है। इसमें ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन द्वारा होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं और कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होता है। यह 2 प्रकार की होती है। अनाक्षीय श्वसन। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षीय श्वसन कहते हैं। इसमें जटिल रासायनिक पदार्थ का बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का आंशिक विखंडन किया जाता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल मिलता है। इस संपूर्ण क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप दो अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है एवं यदि यह क्रिया लगातार चलती रही तो पायरुविक अम्ल का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल के रूप में हो जाता है, जो पेशियों में जमाव होने पर हमें थकान का अनुभव कराता है। अनाक्षीय श्वसन प्रायः जीवों की गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में फलों में अल्प समय के लिए होते हैं। अनाक्षीय श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अक्षीय श्वसन। यह कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस के परिणामस्वरूप निर्मित पायरुविक अम्ल आगे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर क्रेब्स एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा चरण के अंत तक 36 एटीपी का निर्माण करता है एवं ग्लाइकोलिसिस के 2 एटीपी मिल चुके हैं। इस कारण एक अणु ग्लूकोज के विघटन के बाद 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। C6H12O6 + CO2 6CO2 + 6H2O + 38 एटीपी स्वयं के 3 भागों में संपन्न होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। नोट: इनमें से क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। मनुष्य में सामान्य श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े के अंदर ली गई वायु और फेफड़े से निकाली गई वायु की मात्रा समान होती है। श्वसन के दौरान फेफड़ों में अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, जबकि बाहर निकाली गई वायु में लगभग 1 नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। इस तरह नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है। श्वसन गुणांक। श्वसन क्रिया के दौरान उपयोग में लाई गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड की गैसीय विनिमय की अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक R के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड की कुल उत्सर्जित मात्रा बटेगा ऑक्सीजन की कुल उपयोग की मात्रा। श्वसन भागफल। कार्बन डाइऑक्साइड